हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की क्लास 3 को, यानी कि चैप्टर 2 को। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं और उनके आवास स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली आज का जो पूरा सेशन होगा वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं एनसीईआरटी का एक समरी होगा। जैसे कि आपने सीटेट में देखा होगा, अधिकतर आपके सारे ही क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, तो वही सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 2500 क्वेश्चन की सीरीज को बाय करना चाहते हैं, या कंप्लीट कोर्स आप रीट, एमपीटेट या किसी भी टीईटी एग्जाम्स के लिए बाय करना चाहते हैं, या आप बाय करना चाहते हैं ईवीएस का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद एनसीईआरटी समरीज। चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेंगे, पेडागोजी नोट्स रहेंगे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। इस पर व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल आपके नोट्स से रिलेटेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और वेबसाइट एंड टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट एंड टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हमारे पशु पक्षी, पालतू व मालवाहक पशु, पर्यावरण प्रदूषण और जनहानि जो होती है उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर प्रभाव जो पड़ता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पशु पक्षी के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या क्या एनसीईआरटीज में इनके बारे में बताया हुआ है उनके बारे में देखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ता है, इन जीव जंतुओं के ऊपर प्रदूषण का प्रभाव कैसे रहता है, ये कैसे प्रभावित होते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ वन लाइनर अरेंजमेंट्स देखेंगे, जिसमें हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये आपको कैसे पता चलता है, ये कुछ फैक्ट के थ्रू पता चलेगा। यदि आप यहाँ पर चींटियों की बात करेंगे, आंट्स की बात करेंगे, तो चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी जो है उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा लाइन से चलती है, बिल्कुल एक के पीछे एक, तो वो इसी रीजन की वजह से है। दूसरे की यदि बात करें, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध जो है सूंघ कर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें पहचान लेते हैं कि हाँ, इस रूम में कोई इंसान यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई रहती है। एक डॉग जो है दूसरे डॉग के मल मूत्र की गंध से यहाँ पर पहचान जाता है कि इस इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया हुआ था। ठीक है, तो ये इनके सूंघने समझने की क्षमता को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। रेशम के यदि कीट की बात करें, तो रेशम का कीड़ा अपनी वाली को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान जाता है कि हाँ, उसकी वाली यहाँ पर आ रही है। तो ये वाली चीज़ें जो होती है, कुछ बोल सकते हैं कीट वगैरह जो होते हैं इनके अंदर खास होती है। तो चींटियों की हमने यहाँ पर बात कर ली, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसके सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो चींटियों की सूंघने की क्षमता, मच्छर की सूंघने की क्षमता, जो डॉग्स होते हैं उनके सूंघने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, और साथ ही रेशम के कीड़ों की सूंघने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। कई किलोमीटर दूर तक ये पहचान जाते हैं अपनी वाली को। राइट, मादा रेशम के कीड़े को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पक्षी की बात करेंगे। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देख रहे होंगे तब हम समझ सकते हैं कि इनकी दोनों आंखें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रही होगी। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन हिलाकर जो है आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पक्षियों में ऐसा होता है जिनकी पुतली बिल्कुल भी मूव नहीं करती, लाइक इंसानों की करती है वैसे, तो वो पूरी गर्दन हिलाकर यदि उन्हें दाएं बाएं देखना है तो वो अपनी गर्दन का प्रयोग करेंगे। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज़ की जो डिस्टेंस है उनसे पता चल जाती है कि हाँ, वो अपन से कितनी दूरी पर है। चील, बाज और गिद्ध की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमसे 4 गुना तेजी से देख सकते हैं। आपने देखा होगा, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत सारी बार बनता है कि चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना तेज गति इनकी देखने की होती है। बहुत दूर से ये चीज़ें यहाँ पर, या फिर अपने जो शिकार को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। हवा में उड़ते उड़ते ज़मीन पर इन्हें अपने शिकार दिख जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा, स्नेक वगैरह को ये चलते चलते उठा लेते हैं।
ठीक है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर जो है कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जो जानवर जागते हैं उन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने होंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए। ठीक है। आगे बात करें तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर कंपन को सुनता है। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ही हम जा रहे हैं तो वो इधर उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जमीन पर वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण किसी की भी आहट को यहाँ पर पहचान सकता है। कानों से सुनकर नहीं, वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पर वो पहचान करता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती हुई किसी भी मुसीबत को, जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास तरीके की आवाज़ निकालेगा, जिससे उसके साथियों तक ये संदेश पहुंच जाता है। और पक्षी भी इसी तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, अलग अलग तरीकों के खतरों की आवाज़ें निकालकर वो अपने साथियों को यहाँ पर अलर्ट कर देते हैं। ठीक है। मछलियाँ भी अलग अलग तरीके की पानी में बिजली की तरंगें छोड़कर अपने आसपास होने वाले खतरे का संदेशा अपने साथी समूह को यहाँ पर दे देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। जंगल में रहने वाले लोग यदि उनकी भाषा समझते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि हाँ, कुछ अनहोनी यहाँ पर होने वाली है। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार को उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की जो खासी जनजाति है उसके द्वारा पहचान लिया गया था, और उन्होंने जल्दी वो इलाका वहाँ पर खाली कर दिया था, और जो सुनामी आई थी उससे वो बच गए थे। ठीक है। तो ये जानवरों को हलचल पहले से पता चल जाती है। जब ज़मीन के अंदर कोई भी हलचल होती है तो वो पहले से पहचान जाते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा, अपनी पूरी लैंग्वेज होती है। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से जानवरों की भी अपनी लैंग्वेज होती है। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आपने छिपकली को देखा होगा कि बहुत सारे समय वो नहीं दिखाई देती, किसी एक पर्टिकुलर समय में ही वो आपको दिखाई देगी। तो किसी खास मौसम में इनका पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें ये क्या करेंगे, एक गहरी नींद में यहाँ पर चले जाते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर स्लॉथ की, तो स्लॉथ क्या होता है, थोड़ा भालू की तरह दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ठीक है। ये दिन में करीब 17 घंटे जो है पेड़ों से उल्ट के लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लोथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के जीवन में, अपने जीवन में यदि पूरे इनके जीवन काल की बात करें तो ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब बहुत आलसी प्रवृत्ति का जानवर हम लोग स्लोथ को यहाँ पर बोल सकते हैं। भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू की कैटेगरी में इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। 17 घंटे ये पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। ठीक है। बाकी के काम इनके दूसरे होंगे, खाने पीने का जो रिमेनिंग आवर्स यहाँ पर बचे हुए। ठीक है। तो ये स्लॉथ की यहाँ पर कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं। बाघ की यदि बात करें, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये इनकी 6 गुना ताकत होती है। 6 गुना यदि इंसानों की बात करें तो इनसे 6 गुना तेज इनकी दृष्टि होती है। और यदि बात करें, बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ठीक है। बाघ हवा की वजह से या पत्तों के हिलने के शिकार, और शिकारी कोई है या फिर शिकार है तो उसकी वजह से यदि झाड़ियाँ हिल रही है तो उसकी आवाज़ को भी आसानी से अंतर कर पाता है कि किस वजह से या कौन मेरे आसपास यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। तो ये इनका बोल सकते हैं। एक तो देखने की दृष्टि बहुत अच्छी है, एक वो सुनने वाली जो दृष्टि है, एक समझने वाली जो क्षमता है बाघ की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को बहुत अच्छे से और अलग अलग दिशाओं में सुनने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बाघ की कि ये किस तरीके से अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। अब कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। जो सपेरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कालबेलिया यहाँ पर कहा जाता है। कालबेलिया क्या है? सांपों की एक प्रजाति है। सपेरा है। इस तरीके से आपके ऑप्शन बनेंगे। आपको बताना है सपेरा इन्हें बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, एनसीईआरटी में आता है, जिसमें हमसे पेडागोजिकल इश्यूज में पूछा जाता है कि जब आप बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो उनके अंदर कौन सी समझ क्षमता का विकास हो रहा होगा। क्योंकि देखो, सांपों को इस तरीके से पालना और उनके साथ इस तरीके से मतलब करवाना, ये एक्टिविटी करवाना, ये सही नहीं है। ये बात तो हमें पता है। लेकिन क्या इस प्रकार के लोग जो हमेशा से यही कार्य करते आ रहे हैं, उनका एकदम से ये व्यापार बंद कर देना, क्या ये चीज़ सही होगी? तो इस पर डिस्कशन करना उस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी से आपके पेडागोजिकल इश्यूज़ भी बनते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण शास्त्र, कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं।
नाग गुम्फन, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नाग गुम्फन एक ऐसी डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नाग गुम्फन बोला जाता है। क्या होता है, स्नेक की, सांप की आकृति होती है। अब इससे आप रंगोली कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, दीवारों पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कढ़ाई अपने कपड़ों के अंदर आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, नाग गुम्फन में आती है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, लाइक ये नाच का या डांस का एक प्रकार है जिसमें सांप जैसी आकृति बनाकर यहाँ पर डांस किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जो आप दिन में खाते हैं। ठीक है, घर वाले आपको खिलाते हैं सूखी लौकी। तो ये क्या होती है, जब ये पूरी तरीके से सूख जाती है तो इसके ऊपर इस तरीके से आकृति यहाँ पर बनाई जाती है। तो ये आपकी सूखी लौकी हो गई। आगे यदि हम लोग बात करें, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से नाग, करेत, दुबोइया और बम्फई है। ठीक है, ये 4 प्रकार की सांपों की कैटेगरी होती है जो हमारे भारत में पाई जाती है। देखिए, सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत किसी दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में जब उनका जहर चला जाता है तो इस प्रकार से वो दांत निर्मित करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब भी किसी को काटा हुआ होता है सांप ने। ठीक है, तो इस तरीके से 2 निशानी, उनके दांत के निशान यहाँ पर बन जाते हैं। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नामक दवा दी जाती है जो कि सांप के जहर से ही बनती है। इसीलिए वो एक यहाँ पर आपकी बोल सकते हैं कि लोकोक्ति बनी है कि जहर जहर को काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरम नाम की जो दवा दी जाती है वो सांप के ही जहर से बनती है और उसी जहर को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा, स्नेक के बारे में हमने देख लिया, कालबेलिया सपेरों को कहा जाता है और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। नाग गुम्फन एक प्रकार की डिज़ाइन होती है और 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जैसे कि नाग, करेत, दुबोइया और गुफन करके, वफाई करके। ठीक है, और जब सांप किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत उस पर बन जाते हैं और सीरम नामक दवा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो कि उसी के जहर से बनती है, सांप के ही जहर से बनती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल यहाँ पर पैदा किया जाता है, फिर भी वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, है ना। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, हिंदी में अमावट के नाम से, बंगाली में आम सट्टो के नाम से, असम में आमाटा के नाम से, तेलुगु में मामिडी तंद्रा के नाम से और मराठी में से अम्बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पर अमावट या जो आम पापड़ होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, ज़रूर से कमेंट करें। ठीक है, तो हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी तंद्रा और मराठी में अम्बावड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट कुछ पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, स्वाद और पाचन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पेट का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस जो होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में जो है चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी में किया जाता है। अभी हमने देखा उड़ीसा में इतने अधिक चावल होने के बाद भी वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कपड़े को यहाँ पर छानने के लिए प्रयोग करते हैं। मोस्टली आप इस कैटेगरी में इन्हें देख सकते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से उसे पहले अच्छी तरीके से सुखा देना चाहिए ताकि कोई नमी ना रहे, क्योंकि यदि नमी रह जाती है तो अचार यहाँ पर ख़राब हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसे साल भर के लिए प्रिजर्व करके स्टोर करके रखते हैं। तो हल्की सी भी नमी आपके अचार को यहाँ पर ख़राब कर सकती है। ये आपका टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का, यानी कि खाद्य परिरक्षण युक्तियाँ का, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आगे हम लोग यदि कुछ पौधों की, प्लांट्स की बात करें तो पिक्चर प्लांट्स को नेपेंथिस कहा जाता है, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में घटपर्णी भी बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और उनका शिकार कर लेता है। ठीक है, घटपर्णी भारत में यदि बात की जाए तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मेघालय में देखने को मिलेगा। वेलक्रो की यदि बात की जाए तो वेलक्रो जो है सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा होता है, इसका भी हम चित्र भी देख लेंगे। ठीक है, ये किस तरीके का दिखता है। तो वेलक्रो क्या होता है, खुरदुरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। जॉर्जी मैंस्टल के द्वारा 1948 में इसका आविष्कार किया गया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। अगला जो पॉइंट है, पौधे यहाँ पर घूम नहीं सकते, इसीलिए वे क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके बीज जो है यहाँ पर लंबी यात्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कपड़ों में चिपक कर सकते हैं, जैसे वो वेलक्रो का आविष्कार हुआ था, है ना। दूसरा कैसे कर सकते हैं, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से उड़कर भी कर सकते हैं। तो ये बीजों की यात्रा होती है।
सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उसमें सोयाबीन के बीज निकल आते हैं, तो ये बीज पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़कर भी दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू, यहाँ पर हमसे कुछ पूछा जाता है कि कुछ फूड वगैरह जो है, कुछ सब्जियां वगैरह कहाँ से आती, तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आए। पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी की बात की जाए तो ये कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वेलक्रो के बारे में। स्विट्जरलैंड में जो है वेलक्रो का आइडिया सबसे पहले आया था। 1948 की घटना है, जॉर्ज मेंस्ट्रल के द्वारा कुत्ते के साथ, अपने डॉग के साथ, अपने पेट एनिमल के साथ जब वो घूमकर घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों के ऊपर कुछ बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट से उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखा, तो बीजों में क्या थे? छोटे छोटे से हुक थे। ठीक है, छोटे छोटे से हुक थे, तो उनने पाया इस चीज़ को कि ये क्या करते हैं, कपड़ों में अटक जाते हैं। तो इसको देखकर उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें, इस बीज को जो है जिसमें ये कांटे लगे हुए, इसको यूटिलाइज करके ही उन्होंने किसका आविष्कार किया? वेलक्रो का आविष्कार किया। यदि हम अपने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कहाँ से आई थी? वेलक्रो का जो आविष्कार हुआ है स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेंस्ट्रल के द्वारा, इसका आविष्कार यहाँ पर किया गया। आप थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगा सकते हो, लाइक हमारी लैंग्वेज में हम लोग उसे शीशम वगैरह बोल सकते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके का ही होता है, राइट। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो ये जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो कुछ कविता के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं। कविता के माध्यम से कैसे? जैसे कि यहाँ पर बताया गया, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आई जी, अभी हम सबके बारे में जानेंगे। सात समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, कैसे भी करके इन सब्जियों का जो बोल सकते हैं कि जन्म कहाँ हुआ है, वो चीज़ें हमें पता चलेगी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से कहाँ? दक्षिण अमेरिका से हमारी आई है, हम लोग बोल सकते हैं मिर्ची रानी। मसालों की है पटरानी, मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भिंडी की बात करें तो भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की। भूरी भूरी कॉफ़ी भी कहाँ की है? अफ्रीका की है। नक्शे में यूरोप कहाँ है? क्योंकि वहाँ से आए हैं आपके गोभी और मटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बच्चों को पोयम में सिखा देते हैं आप लोग। ठीक है, गोभी मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अफ्रीका से क्या क्या आया? भिंडी आया है, भूरी भूरी कॉफ़ी जो है आपकी अफ्रीका से आई है। ठीक है, मतलब कॉफ़ी और भिंडी आपके अफ्रीका से आए हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, चाय जो है असम की है, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, और चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम कर लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। तो ये आपको सोयाबीन की बात बता दी गई। रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी, तो इसकी टैगलाइन बोल सकते हैं। बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, और ये सब अपने देशी है, मतलब ये सारी अपनी भारत की पैदाइश है। ठीक है, तो ये हो गई भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बच्चों को भी सिखानी है और साथ में आपको भी याद करनी है। चलिए आगे और कुछ बात कर लेते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान जो है बाहर की तरफ दिखाई देते हैं? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी होती है, लाइक हाथी के कान, लोमड़ी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस और ऊँट, इन सभी के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके खाल के ऊपर बाल होते हैं? लोमड़ी, हाथी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस और ऊँट, कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से एनिमल है जिनके कान आपको बाहर की साइड नहीं दिखाई देंगे? मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर और बतख, इनके जो कान है आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे। जिनके खाल पर पंख होते हैं, मुर्गी के, राइट, सुअर के, ठीक है, और चिड़िया के, मोर के, कबूतर के, बतख के, इसको हटा देना। ठीक है, मुर्गी के, चिड़िया के, मोर के, कबूतर के और बतख के, इन सभी के खाल पर पंख होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गए जो हमने एनसीईआरटी से यहाँ पर कवर कर लिए। उसके बाद यदि हम लोग बात करें घुमक्कड़ बीज की, तो ये घुमक्कड़ बीज कौन होते हैं? पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन बीज यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि हमने वो वेलक्रो वाला देखा था कि वेलक्रो का आविष्कार कैसे हुआ है, तो इस प्रकार से कांटे वाले पौधे से हुआ है, जिसमें इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से हुक होते हैं जो यहाँ पर रेशम के कपड़ों से और इस तरीके से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये वेलक्रो वाला आविष्कार आपको यहाँ पर बताया गया, किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज मेंस्ट्रल के द्वारा किया गया। अब यदि हम लोग यहाँ पर नेपेंथिस की बात करें, शिकारी पौधे की बात करें, तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब ये वाला जो पौधा है जो घट पड़ने की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये घड़े के आकार की तरह दिख रहा है, ये आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है?
ये आपको बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पानी जैसा इस तरीके का पत्ती का ढक्कन लगा हुआ रहता है। घड़े से खास खुशबू यहाँ पर निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े जो इसकी ओर खींचे चले आते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग शिकारी पौधा भी यहाँ पर बोल सकते हैं। एक बार जो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं चिपचिपा होता है, तो वो डायरेक्टली अंदर ही गिर जाता है, वो वापस ऊपर यहाँ पर नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, तो ये शिकारी पौधा हो गया नेपेंथिस, जिसे हम लोग बोलते हैं घटपर्णी, जिसे